हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। अब लगभग सभी एस्पेक्ट्स कंप्लीट किए जा रहे हैं। लिटरेचर के टॉपिक्स तो पहले ही हो चुके हैं, हिस्ट्री हमारा चल रहा था, फोनेटिक्स स्टार्ट हो चुका है और एमसीक्यू सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो सारे हर तरीके के वीडियोस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट कर सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 10 19th सेंचुरी एंड आफ्टर पार्ट 4 और मेजर कंसंट्रेशन रहेगा पिजिन एंड क्रियोल की तरफ। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री और इसके अलावा फोनेटिक्स और एमसीक्यूज, ये 2 सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एसेज तक हमारा, पोइट्री से लेकर एसेज तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। हिस्ट्री इज ऑनगोइंग, फोनेटिक्स रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप पर भी चल रही है और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं आज तक कवर। आप में से भी जो भी ज्वाइन करना चाहे टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और ज्वाइन करिए एंड बी बेनिफिटेड। टोटल 9 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। हमेशा कोई भी टॉपिक करते हुए प्रीवियस बेस वीडियोस को, फाउंडेशन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 to 9 तक छोड़ा था। कैनेडियन इंग्लिश हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कनाडा, अमेरिका और ब्रिटिश वर्ड्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स एंड वोकैबुलरी। पिजिन एंड क्रियोल इज समथिंग जहां से हम शुरुआत करेंगे और ये बहुत ही मेजर टर्म्स हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इन 2 टॉपिक्स में से आएगा आपको। तो पिजिन क्रियोल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी पढ़ने पर ध्यान मत दीजिए, ये मैं आपको करवाने वाली हूँ। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आप 5 लोग हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे की लैंग्वेज को भी नहीं जानते। एक चाइनीज़ है, एक को हिंदी लैंग्वेज आती है, एक को फ्रेंच लैंग्वेज आती है, एक को कोई और लैंग्वेज आती है, सपोज इटालियन, और एक को जर्मन लैंग्वेज आती है। और मान लीजिए कि इन लैंग्वेजेस में कुछ भी खास कॉमन नहीं है। ऑल 5 ऑफ यू, आप सबको अनफॉर्चुनेटली स्लेव बना लिया जाता है और कैप्चर कर लिया जाता है एक रूम में और वहाँ पर आपसे ज़बरदस्ती काम करवाए जाते हैं, बहुत सारी मजदूरी करवाई जाती है और आप सब लेबर्स की तरह वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन इंसान है, बेसिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही और आप बेसिक कम्युनिकेशन एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं। सपोज व्हेन यू आर थर्स्टी तो आप एक जेस्चर क्रिएट करते हैं, थर्स्टी वर्ड बोलते हैं या वाटर वर्ड बोलते हैं। हंग्री है तो वो सबको समझ आ जाता है। धीरे 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 आपके बेसिक वर्ड्स आपके आसपास वालों को समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके थ्रू आप थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट करना, बिल्कुल नेचुरल, जिसको कि हम मेक शिफ्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, काम चलाओ कम्युनिकेशन, वो आप शुरू कर देंगे। तो जब काम चलाओ कम्युनिकेशन होता है, बेसिक कम्युनिकेशन करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी और लैंग्वेज के पर्सन के साथ, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पिजन। और जब आप अपनी इसी पिजन को कैरी करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक, राइट, आप ही 5 लोग हैं, फ्यूचर जनरेशन भी बनती है वहां पर। फ्यूचर जनरेशन उसी पिजन को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर देती है, राइट, थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस एंड कर देती है। तो वी कैन से कि पिजन जब अपनी सेकेंड जनरेशन तक पहुंचती है, इट हैज एक्वायर्ड द शेप ऑफ क्रियोल। अब ये डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बेसिक्स पता चल गया आपको। पिजन के कोई नेटिव स्पीकर नहीं होते लेकिन क्रियोल के होते हैं, क्योंकि पिजन बोलते हुए आप लोग कभी भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को फुल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, राइट। आपको कुछ बिल्कुल बेसिक कम्युनिकेशन ही यूज करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप क्रियोल बोल रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी द नेटिव स्पीकर ऑफ पिजन। बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ यूज होती है। आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, मुझे नींद आ रही है, समथिंग लाइक दैट, बहुत बेसिक कम्युनिकेशन है। लेकिन क्रियोल में आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। पिजन टिपिकली इवॉल्व आउट ऑफ कंटैक्ट सिचुएशन। आपको मतलब आप ह्यूमन बीइंग हो, यू आर अ सोशल एनिमल, तो बात करनी ही करनी है। बात किए बिना कैसे रहेंगे, चाहे जेस्चर्स के थ्रू करें या साइन लैंग्वेज के थ्रू, जैसे मर्जी। लेकिन क्रियोल इज समथिंग विच इवॉल्व आउट ऑफ पिजन। Pigeon evolved out of the need of contact and Creole evolved out of Pigeon. Of the varieties of English discussed in the preceding section, those of West and East Africa, the Caribbean, the Pacific Rim coexist and interact with well-established English-based Pidgin and Creole.
पिजिन एंड क्रियोल आज भी एग्जिस्ट करती है। पिजिन बहुत कम एग्जिस्ट करती है, बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है पूरी दुनिया का। क्रियोल आज भी बहुत सारी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 125 पिजिन एंड क्रियोल लैंग्वेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड स्पोकन बाय मोर देन 9 मिलियन पीपल, अबाउट 35 आर इंग्लिश बेस्ड, क्योंकि इंग्लिश शायद सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है और जितनी भी पिजिन क्रियोल कहीं भी बोली जाती है उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज का ही मिलेगा। आज ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिजिन और क्रियोल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, तो अगर कोई इस वीडियो को पहले देख रहा है और एमसीक्यूज बाद में, तो आराम से आंसर कर पाएगा। पिजिन एंड क्रियोल को ही आगे बढ़ाते हैं। द एटलांटिक क्रियोल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन वेस्ट अफ्रीका एंड द कैरिबियन एरिया mainly during 17th and 18th century and include varieties in Sierra Leone, that is Creole, Liberia, Suriname, formerly Dutch and Guyana in northern South America। तो ये varieties हैं basically जो यूज़ की जाती थी over centuries of Creole। Barbados, Trinidad, Tobago, Guyana, Jamaica and other Western African countries and Caribbean island, जहाँ पर पिजिन क्रियोल काफ़ी पॉपुलर रही हैं। और सबसे बड़ा रीज़न यही है अफ्रीकन कंट्रीज़ में पिजिन क्रियोल के पॉपुलर होने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लेव ट्रेड किया जाता था। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी, वो भी स्लेव से ही रिलेटेड था कि अलग अलग प्लेसेस से स्लेव्स को ले जाया जाता था, लाया जाता था, तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज तो समझ नहीं पाते थे, मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन करना पड़ता था और वो मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन पिजिन में और पिजिन फिर क्रियोल में कन्वर्ट होता है। The Pacific group established largely during 19th century includes variety is in Hawaii, Papua New Guinea, टॉक पिसिन बोलते हैं जिसको लैंग्वेज को ही, एंड अदर आइलैंड्स। टॉक पिसिन के बारे में अभी बात करेंगे। और टॉक पिजिन के बारे में बात करेंगे। टॉक पिजिन काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है पिजिन लैंग्वेज की, जिसमें देखिए हम वर्ड है, HUM हम, जिसको हम गुनगुनाना कहते हैं हिंदी में। हम वर्ड को वो लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जब पिजिन की बात होती है ना तो पिजिन में वर्ड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। सिंग सिंग्स लॉन्ग टेम मॉस आई पास टू सिंग व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड। तो हम लोग सिर्फ हम से समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई पिजिन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इंग्लिश में ग्रास बोला जाता है, इन टॉक पिजिन ग्रास GRAS ही बोला जाता है। मॉस्टैश को मॉस ग्रास बोला जाता है। बेड को ग्रास बॉइलिंग बिलोंग फेस, ग्रास ऑन फेस बोला जाता है। हेयर इज ग्रास बिलोंग हेड। आईब्रो ग्रास एंड टैप लॉन्ग आई, यानी कि ग्रास ऑन टॉप अलॉन्ग आई। वीड इज ग्रास नॉगट। तो छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि पिजिन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बोला जाता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं। लीड्स फाइनली टू कन्वर्जेंस इन द कंसर्न्स ऑफ क्रियोलिस्ट्स एंड जेनरेटिव ग्रामेरियंस इन व्हाट नॉम चॉम्स्की, जो कि काफ़ी पॉपुलर ग्रामेरियन लिंग्विस्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लैंग्वेज की प्रॉब्लम को प्लेटोज प्रॉब्लम नाम दिया है। ये आपको याद रखनी है टर्म, किसने लैंग्वेज प्रॉब्लम को, लैंग्वेज एक्विजिशन प्रॉब्लम को प्लेटोज प्रॉब्लम नाम दिया। ही हैज एम टू एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड एट ऑल गिवन दी पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब हमें कोई ना कोई नीड फील होती है बात करने की, किसी को अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने की, एटलीस्ट नीड एक्सप्रेस करने की। हाउ कैन वी नो so much on the basis of so little experience, they ask. The answer is that knowledge of linguistic universal is part of the innate structure of human brain। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम लोगों को कुछ खास पता तो है नहीं, हम सिर्फ लैंग्वेज यूज करते हैं, लैंग्वेज एक्वायर कैसे हुई, नोबडी नोज। और उसका आंसर है कि लैंग्वेज शायद एक इनेट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन जो है वो बना ही इस हिसाब से है कि लैंग्वेज को ईजीली एक्वायर कर पाए। डेरेक बिकेटन और उनके बायो प्रोग्राम की बात करेंगे। पहले लैंग्वेज एक्विजिशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन की थियरीज बेसिकली ऐसी थियरीज होती हैं जिसमें बहुत ही परफेक्शनिस्ट परफेक्ट लिंग्विस्टिक्स डिराइव करते हैं कि ह्यूमंस ने कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू किया होगा। डेरेक बिकर्टन ने भी थियरी बनाई है। ही हैज डेवलप्ड अ थियरी ऑफ बायो प्रोग्राम फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरीके से मे बी एनिमल्स को इमिटेट किया गया होगा
Although these theories often differ on the details of the specific analysis, हर कोई linguist अपने हिसाब से theories देता है. They both see the study of language as ultimately rooted in the biology of the speaking animal. Animals हमेशा से कुछ ना कुछ वॉइस निकालते आए हैं. कुछ एनिमल्स पॉपुलर है ना, जैसे कैट फॉर म्यू एंड डॉग फॉर बार्किंग. उसी तरीके से शायद ह्यूमंस ने भी अपनी स्पीच लैरिंग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी, स्पीच बॉक्स को, और धीरे धीरे इतना इम्प्रूव हुआ कि वी हैव सो मेनी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. स्पेलिंग्स को रिफॉर्म करने की नीड भी फील की जा रही थी, और पूरा वर्ल्ड जो था बहुत ट्रबल चल रही थी पूरे वर्ल्ड में कि अलग अलग स्पेलिंग्स प्रिवेल करती हैं. दिस क्वेश्चन ऑफ रिफॉर्म वाज विगरसली एजिटेटेड. For nearly 400 years, the English have struggled with their spelling. क्या क्या जर्नल्स पब्लिश हुए स्पेलिंग रिफॉर्म में, आपको एक एक करके सब याद रखना है. द पब्लिकेशन इन 1837, याद रखिए 1837, ऑफ अ सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड बाय आइजैक पिटमैन. शॉर्ट हैंड का सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. कौन सी ईयर में, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. लेड टू हिज प्रपोजल ऑफ सेवरल प्लान्स ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग फॉर जनरल यूज. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना फोनेटिक नहीं होते, जैसे कि KNIFE फोनेटिक नहीं है बिल्कुल भी. अगर फोनेटिक होता तो हम इसको कनाइफ बोलते, राइट. तो पिटमैन ने प्रपोज किया कि फोनेटिक होनी चाहिए सारी स्पेलिंग्स. इन दी स्कीम्स पिटमैन वाज असिस्टेड बाय अलेक्जेंडर J. Ellis, a much greater scholar. They were promoted during 1840s by the publication of a periodical called Phonotypic Journal, later changed to Phonetic Journal. The Phonetic Journal basically was started by Pitman and Alexander J. Ellis. एक एसोसिएशन भी बनाई गई, अमेरिकन फिलोलॉजिकल एसोसिएशन 1883 में, जिसका काम ही था स्पेलिंग्स को वॉच करना. The discussion spread into columns of academy and Athenaeum. America became interested in the question, and in 1883 this association was recommended the adoption of new list of spelling, long new list of spelling, approved jointly by it and the English Society. Spelling reform associations were formed in both countries. both से मेरा मतलब है अमेरिका एंड इंग्लैंड. इस एसोसिएशन ने बहुत ही सिंपल फोनोलॉजिकल स्पेलिंग्स को प्रपोज किया, ऑल्दो अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई हैं, और हम लोग कन्वेंशनल स्पेलिंग को ही यूज करते हैं. हैव यू एवर सीन दिस स्पेलिंग ऑफ दो? इट इज एक्चुअली THOUGH. कैटलॉग CATALOGUE, ये स्पेलिंग है जो आजकल प्रिवेल करती है. इन लोगों ने सजेस्ट किया कि जब प्रोग्राम्स PROGRAM कहकर ही प्रोनाउंस किया जा सकता है, तो एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स की ज़रूरत क्या है. थ्रू आउट हम THROUGH बोलेंगे तब भी यही बोलेंगे, और THRUOU आउट बोलेंगे तब भी यही बोलेंगे. These simple spellings were proposed but were not adopted. 1906 में एक और अटेम्प्ट हुआ. In 1906 there was organized in the United States a simplified spelling board supported by a contribution from Andrew Carnegie. The first practical step was to publish a list of 300 words. कितने words propose किए गए थे, ये क्वेश्चन हो सकता है. कंट्रीब्यूशन किस पर्सन का था, ये क्वेश्चन हो सकता है. कौन सी ईयर में हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है. ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी डिफरेंट स्पेलिंग सजेस्ट की गई. जजमेंट के लिए दिस स्पेलिंग, मेडिवल के लिए दिस स्पेलिंग, एंड टू रिकमेंड द सिंपलर फॉर्म. दिस वाज अ वेरी मॉडरेट प्रपोजल एंड मेट विद सम फेवर. लेकिन हम जानते हैं कि आज भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग्स ही प्रिवेल करती हैं. थियोडर रूजवेल्ट, जिनके बारे में हम अभी और जानेंगे, इन्होंने भी स्पेलिंग बुक पब्लिश की. थियोडर रूजवेल्ट एंडोर्स्ड इट, स्पेलिंग रिफॉर्म को एंडोर्स किया, प्रोपगेट किया, बट इट ऑल्सो met with opposition and subsequent lists that went further were not well received. Newspapers, magazines, book publishers continued to use the traditional orthography, traditional spelling system, and though the simplified spelling board continued to issue from time to time its publication कि ये spelling use करो, ये spelling use करो, ये simple है, लेकिन adopt नहीं हुई.
Until 1931, its accomplishment was slight and it eventually went out of existence. People did not go for it क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा publications हो रही थी and everyone was not ready to go for the changes actually. जो चला आ रहा था वही चलता रहा. हमें आज बोला जाए कि THROUGH की जगह अब आपको THRU यूज़ करना है. कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे. जो बुक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं उनमें ये स्पेलिंग लिखी होगी, जो बुक्स अब पब्लिश होंगी शायद उनमें ये स्पेलिंग होगी. किसी को लगेगा कि दिस इज़ रॉन्ग, किसी को लगेगा दिस इज़ रॉन्ग एंड दैट विल क्रिएट ए केओस एक्चुअली. तो शायद यही माना गया होगा कि केओटिक सिचुएशन से तो अच्छा है कि जो कन्वेंशनली चल रहा है उसको चलते रहने दिया जाए. रूजवेल्ट के बारे में मैंने आपको कहा था कि और जानेंगे. काफ़ी पॉपुलर पर्सन हैं एंड वन 1906 Nobel Peace Prize, making him the first American to ever win a Nobel Prize. और नोबेल प्राइज से भी बड़ी अचीवमेंट, ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि उनके प्रेसिडेंट होने का टेन्योर क्या रहा था, कब से कब तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे. एक और किताब आई इन द सेम कंटेक्स्ट, हेनरी ब्रेडली की 1919 की लिखी हुई ऑन द रिलेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस. इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन थी इनकी बहुत ही ज़्यादा. ही हेल्ड दैट इट वाज अ मिस्टेक टू थिंक that the sole function of writing was to represent sounds. For many people nowadays, the written word is as important as the spoken word, and as we read, many words convey their meaning directly without the intermediate process of pronunciation, even mental pronunciation. कि राइटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि जैसे 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 हम पढ़ते चले जाते हैं वी कम टू नो द मीनिंग ऑटोमेटिकली एंड वी डू नॉट थिंक इन अ लॉजिकल डायरेक्शन कि इसकी फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए. टू चेंज दिस सिंबल, दैट लॉन्ग प्रैक्टिस enables us instantaneously to translate into an idea would be a handicap to many people, even though a temporary one. तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से जो प्रैक्टिस चली आ रही है स्पेलिंग की, उसको चेंज करने का मतलब है लोगों को हैंडीकैप बनाना. लोगों के दिमाग में जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है लैंग्वेज को लेकर वो हो चुकी है और अब उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए. चैप्टर 231 तक हमने स्पेलिंग रिफॉर्म को देखा. अब हम देखेंगे प्योरिस्ट्स के एफर्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स, और हम अभी करें चैप्टर 10 19th century and after for history of English language written by AC Bog, जिसका 232 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. नोट मेकिंग में बार बार स्ट्रेस करती हूँ आप सबको, नोट मेकिंग ज़रूर करिए और हैंड रिटन होनी चाहिए. डू नॉट ट्राई टू गेट PDF फ्रॉम हेयर एंड देयर. PDF होती है ना वो पाइलअप होती चली जाती है. नोट मेकिंग होगी जो कि आप एटलीस्ट वन टाइम तो अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे, दैट आई एम श्योर. और जब इतना एफर्ट कर ही लिया होगा तो आपका फिर बाद में मन करेगा कि उसी मेहनत को रेफर किया जाए, अपने नोट्स को रेफर किया जाए एंड दैट रियली विल बी फ्रूटफुल. आप लोग याद रखेंगे कि मैं आपको बार बार स्ट्रेस करती थी नोट मेकिंग करेंगे तो आपका एग्जाम ज़रूर क्रैक हो जाएगा. I really want all of you to clear this exam, and for that purpose I am giving you so much practice of all the topics: history, literature, phonetics and MCQ session. And MCQ sessions are being conducted on Telegram too, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ उन सबका ये एग्ज़ाम क्लियर हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्लियर हो. तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए जहाँ पर डेली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सबका. और अगर आप वीडियोस को पढ़कर अच्छे से आंसर देंगे तो आंसर्स भी आप बिल्कुल ठीक करेंगे वहाँ पर. तो चैनल ज्वाइन करिए और बिल्कुल वर्सेटाइल डेवलपमेंट करिए अपनी. हर तरीके से आपकी डे एंड नाइट डेवलपमेंट होनी चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी. तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में. बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर. एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है.
लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है, उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ। और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। उन सब रेस्पॉन्सेज को भी अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। नेक्स्ट हिस्ट्री वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। साथ ही साथ अपनी फोनेटिक्स की और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को इंटैक्ट रखिए। अगेन आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल।